आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हिंदी में गदखंड में पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत एक ललित निबंध है जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा 1915 में लिखी गई एक कहानी है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, यह एक ऐतिहासिक भाषण है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक निबंध है। पहला चैप्टर है रोज। रोज के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। यह एक कहानी, एक लेख और एक पत्र। यह भगत सिंह द्वारा लिखा गया निबंध और एक पत्र है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया निबंध जो बोलते छंद से लिया गया है। सिपाही की माँ मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एकांकी है। यह अंडे की छिलके कहानी संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह द्वारा लिखा एक निबंध है जो वाद विवाद संवाद द्वारा लिया गया है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन एक आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक डायरी है जिसे मल्लेश द्वारा लिखा गया है। तिरिच उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया एक आधुनिक कहानी है जो आधुनिक त्रासदी को दिखाता है। शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति, यह एक संभाषण है। काव्यखंड में पहला चैप्टर है कड़बक, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। यह एक भक्ति काल के कवि हैं जिनका मुख्य रचना है पद्मावत। ये प्रेम मार्गी कवि हैं। दूसरा चैप्टर है पद, सूरदास के पद। ये भी भक्ति काल के कवि हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनका मुख्य रचना है सुरसागर। तीसरा चैप्टर है तुलसीदास के पद। ये भी भक्ति काल के और राम भक्ति शाखा के कवि हैं तथा इनकी मुख्य रचना है विनय पत्रिका। चौथा है छप्पय, नाभादास के द्वारा लिखा गया है। यह भी भक्ति काल के कवि हैं और ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं तथा इनकी मुख्य रचना है भक्तमाल। अगला चैप्टर है कवित, जिसके लेखक कवि हैं कवि भूषण। ये रीतिकाल के कवि हैं तथा रीतिबद्ध कवि हैं। तुमुल कोलाहल कलह में, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें आधुनिक काल के कवि हैं या छायावादी कवि कह सकते हैं। इनकी मुख्य रचना है कामायनी। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। ये भी आधुनिक काल की राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री है। इनकी मुख्य रचना है मुकुल। उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। ये भी आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि हैं। जनजन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। मुक्तिबोध आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि हैं। अधिनायक रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। ये आधुनिक काल के कवि हैं। इनका मुख्य रचना है आत्महत्या के विरोध। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, ये भी आधुनिक काल के कवि हैं। इनका मुख्य रचना है वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया। हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। ये भी आधुनिक काल के कवि हैं। इनकी मुख्य रचना है कहीं नहीं वहीं। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है। ये आधुनिक काल के कवि हैं। इनकी मुख्य रचना है संस्यात्मा। पहला है महंगाई। भारत जब आज़ाद हुआ है तब से दिन प्रतिदिन हर वस्तु की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वस्तु की कीमतें लगातार इस प्रकार से बढ़ रही है कि निम्न स्तर और मध्य स्तर के लोगों के लिए हर कोई वस्तु खरीदना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ सैलरी और कमाई में इतना इजाफा नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा वस्तुओं की कीमतें महंगी होती जा रही है। देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी पिछले कई दिनों से इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति पेट्रोल और डीजल अपने वाहन में भरवाने से हिचकिचा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई गरीबों के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है। गरीब लोगों के लिए हर वस्तु का खरीदना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि देश में इस प्रकार से बढ़ती महंगाई जिसके बीच गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब होता जा रहा है। महंगाई को इस तरह बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को कई प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को नियमित रूप से यह बात आवश्यक चेक करनी चाहिए कि कालाबाजारी कितनी हो रही है, क्योंकि आज के समय में भी किसान से अनाज बहुत ही कम दाम में खरीदा जाता है, लेकिन बाजार में जाकर उसी अनाज की कीमत कई गुना हो जाती है। बीच में बिचौलियों की संख्या अधिक हो जाने की वजह से गरीब को और अधिक गरीबी झेलनी पड़ रही है।
इसी प्रकार से हर सामान के उत्पादनकर्ता से कम दाम में खरीदकर बिचौलिए बाजार में उसी वस्तु को ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं और इसी वजह से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ है सभी प्राकृतिक परिवेश जैसे भूमि, वायु, जल, पौधे, पशु, ठोस पदार्थ, अपशिष्ट, धूप, वन और अन्य चीज़ें। स्वस्थ वातावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है और साथ ही पृथ्वी पर सभी जीव चीज़ों को विकसित, पोषण तथा विकसित करने में मदद करता है। हालांकि आजकल कुछ मानव निर्मित तकनीक प्रगति पर्यावरण को कई तरीकों से खराब कर रही है, जो अंततः प्रकृति के संतुलन को परेशान करती है। हम इस ग्रह पर भविष्य के जीवन के अस्तित्व के साथ साथ अपने जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। यदि हम प्रकृति के अनुशासन से बाहर कुछ भी गलत तरीके से करते हैं तो यह पूरे वातावरण को परेशान करता है, जिसका अर्थ है वायुमंडल और लेम्फोस्फीयर। प्राकृतिक पर्यावरण के अलावा एक मानव निर्मित पर्यावरण भी मौजूद है, जो प्रौद्योगिकी, कार्य पर्यावरण, सौंदर्य शास्त्र, परिवहन, आवास उपयोगिताओं, शहरीकरण आदि से संबंधित है। मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, जो हम सभी को एक साथ बचाना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का उपयोग एक संसाधन के रूप में किया जाता है, लेकिन यह कुछ बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव द्वारा भी शोषण किया जाता है। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को चुनौती नहीं देना चाहिए और पर्यावरण को इतना प्रदूषण या कचरा डालना बंद करना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को महत्व देना चाहिए और प्राकृतिक अनुशासन में रखकर उनका उपयोग करना चाहिए। अगला समाचार पत्र। अब के दिनों में अखबार जीवन की आवश्यकता बन गया है। यह लगभग सभी भाषाओं में बाजार में उपलब्ध है। एक समाचार पत्र एक समाचार का प्रकाशन होता है जो कागज पर छप जाता है और सभी को उनके घर पर वितरित किया जाता है। विभिन्न देशों की अपनी समाचार प्रकाशन एजेंसियां हैं। समाचार पत्र हमें अपने देश और साथ ही पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में बताता है। हमें खेल, राजनीति, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, फिल्में, भोजन, रोजगार आदि के विषय से संबंधित सटीक जानकारी बताएं। पहले इससे समाचार पत्रों को केवल समाचार वितरण के साथ प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में इसमें विभिन्न विषयों के बारे में समाचार और विचार शामिल हैं। बाजार में विभिन्न समाचार पत्रों की लागत उनके समाचार विवरण और क्षेत्र में लोकप्रियता के अनुसार अलग अलग होती है। वर्तमान दैनिक मामलों वाले समाचार पत्र प्रतिदिन छपते हैं, लेकिन उनमें से सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 1 बार या महीने में 1 बार छपते हैं। समाचार पत्र लोगों की आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। समाचार पत्र बहुत प्रभावी है और शक्तिशाली दुनिया भर से एक ही स्थान पर सभी जानकारी देते हैं। इसकी जानकारी देने की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। यह हमारे आसपास की सभी घटनाओं के बारे में हमें अच्छी तरह सूचित करता है। छठ पूजा। छठ पूजा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और भारत के कई हिस्से जैसे झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही छठ पूजा पर्व को मॉरिशस और नेपाल में भी इसे मनाया जाता है। छठ पूजा पूर्व 4 दिन तक चलता है और यह पर्व आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर महीने में आता है। छठ पूजा पर्व को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है और छठ पूजा पर्व उगते सूर्य की पूजा की जाती है। यह पवित्रता सूर्यदेव की भक्ति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, जिसे इस धरती पर जीवन का स्रोत माना गया है और यह देवता के रूप में माना जाता है, जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। यह त्यौहार पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करने और जीवन देने के लिए सूर्यदेव का धन्यवाद व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ताकि लोगों को रहने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध हो सके। और यह त्यौहार इस विश्वास के साथ मनाया जाता है कि सूर्यदेव इच्छाओं को पूरा करते हैं। सूर्यदेव के साथ ही लोग
इस दिन छठी मैया की पूजा करते हैं, क्योंकि छठी मैया सूर्य देव की बहन है, जो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के नाम से जानी जाती है। इसलिए इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के साथ साथ लोग छठी मैया की भी पूजा करते हैं। इस त्योहार पर भक्त नदियाँ और तालाबों में घाटों पर इकट्ठा होते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। इसके बाद प्रसाद तैयार करते हैं और सूर्य भगवान और छठी मैया को अर्पित करते हैं। पहला, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान को नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के रूप में शुरू किया था, जिसे स्वच्छ भारत की कल्पना की दृष्टि से लागू किया गया था। स्वच्छ भारत का सपना गांधी जी का था, जिसका अर्थ है पूरे भारत को स्वच्छ होना। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उस समय पर लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से गांधी जी का सपना पूरा नहीं हुआ था। इसलिए भारत सरकार ने गांधी जयंती के दिन महात्मा जी के स्वच्छ भारत के सपने को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। स्वच्छ भारत अभियान को गांधी जी की 145वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेना सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मिशन को केवल तभी सफल बनाया जा सकता है जब सभी लोग साथ मिलकर इसमें भाग लें। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत सारे नेताओं, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और आम जनता ने पूरा योगदान दिया है। इस मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जितने हो सके सफल प्रयास किए हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप। दिन प्रतिदिन विज्ञान की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मनुष्य को हजारों सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान की वजह से मनुष्य सभ्यता का नाश हो रहा है, जिसकी वजह से मनुष्य जीवन का विनाश की ओर जा रहा है। मनुष्य जाति को नाभिकीय यंत्रों से खतरा उत्पन्न हो रहा है। यदि हम विज्ञान के फायदे और नुकसान की बात करें, तो जितने विज्ञान के फायदे मिलेंगे उतने ही आपको नुकसान भी मिल जाएंगे। विज्ञान के द्वारा बनाए गए परमाणु बम, जिसे मनुष्य शक्ति के तौर पर मानता है, लेकिन इसका दूसरे तरफ गलत उपयोग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे उदाहरण के रूप में उभरता है। विज्ञान के हजारों सुविधाएं और वरदान हैं। विज्ञान की वजह से यह हजारों सुख सुविधाएं संभव हुई है। मनुष्य को अंधकार से जीत दिलाने का काम विज्ञान का ही है। विज्ञान की वजह से ही विद्युत का आविष्कार हुआ और हजारों उपकरण का आविष्कार हुआ। विज्ञान ने ही इतनी सारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, लेकिन दूसरी तरफ उन सभी का नुकसान भी है। हरा है वसंत ऋतु। भारत में फरवरी और मार्च में वसंत ऋतु आता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा या ऋतुराज बसंत भी कहा जाता है। इस ऋतु के आने से प्रकृति में कई सारे बदलाव होते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, आम के पेड़ पर बौर लग जाते हैं, सरसों के खेत में पीले पीले खूबसूरत फूल खिल उठते हैं। कोयल की कूकू बड़ी प्यारी लगती है। इन दिनों आसमान साफ होता है और दिन में पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं और रात में चांद की चांदनी मनमोहक दिखाई देती है। वसंत ऋतु के आगमन से किसानों की फसलें भी पकने लगती है। पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु और मनुष्य इस मौसम में जोश और उल्लास से भरे होते हैं। बसंत ऋतु बहुत ही सुहावना होता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा मौसम होता है, क्योंकि इन दिनों वातावरण का तापमान सामान्य होता है। इस समय स्कूल में परीक्षाएं भी होती है और परीक्षा खत्म होते ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु में होली का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और बेहतर भविष्य और खुशहाली की कामनाएं की जाती है। अगला है विद्यार्थी जीवन। किसी भी इंसान के लिए विद्यार्थी जीवन एक स्वर्णिम काल की तरह होता है, क्योंकि इस समय वो अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। विद्यार्थी जीवन में ही एक छात्र में शारीरिक और मानसिक गुणों के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक गुणों का भी विकास होता है। इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अध्यापक का होता है, जो अपने सभी विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें सही रास्ते पर भी चलाते हैं।
किसी भी इंसान के लिए शिक्षा हासिल करना आसान नहीं होता, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी देश के विद्यार्थी बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि वे पढ़ लिख कर अपने देश के गौरव को ऊंचा बनाते हैं। इसके लिए कोई विद्यार्थी वैज्ञानिक बनता है, तो कोई डॉक्टर बनता है और कोई इंजीनियर। इसीलिए अध्यापन अपने छात्रों में सहयोग, संयम, विनम्रता, सेवा और सह-अस्तित्व जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के विद्यार्थी आने वाले कल में देश का भविष्य होते हैं। अनुशासन यह अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के जीवन में अनुशासन हो। जो लोग अनुशासन का पालन करते हैं वह अपने सभी कामों को समय पर करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं। जिन लोगों में अनुशासन होता है उनके अंदर आज्ञाकारी गुण अपने आप ही आ जाते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग जब किसी महत्वपूर्ण काम को करते हैं तो वे अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करके अपने काम को अच्छी तरह करते हैं। इसके विपरीत जो लोग अनुशासनहीन होते हैं वे अपने बड़ों की कोई भी बात नहीं मानते। उन लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ जाता है। फिर ऐसे लोग जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अनुशासन का महत्व हर इंसान की जिंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। जिंदगी में दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अनुशासन में रहें। अपने अध्यापकों और माता पिता के आदेशों के पालन से हम अपने जीवन में काफ़ी प्रगति कर सकते हैं। अनुशासन हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए हर दिन की दिनचर्या में इसका होना आवश्यक है। करवक। प्रस्तुत कविता करवक के महान लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। लेखक ने एक आँख न होने पर भी काव्य गुना है। जिसने भी यह काव्य सुना है वह मोहित हो गया है। लेखक कहते हैं कि विधाता ने चंद्रमा के समान मुझे बनाकर कलंकित कर दिया। वे दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को प्रकाशित करता है। विधाता ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया, तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ। सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया, तभी तो वे सोने का होकर आकाश तक ऊंचा हुआ। इस प्रकार लेखक यह कहते हैं कि जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी है। वे अपने एक आँख को दर्पण के समान समझते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि स्वच्छ आती है, उसी प्रकार कवि की आँख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। साथ ही साथ जायसी जी कहते हैं कि इस नश्वर जगत में जिस प्रकार फूलों के सुगंध रह जाते हैं, उसी प्रकार इंसान को भी केवल कीर्ति ही यहाँ रह जाती है। इस कीर्ति से ही उसकी पहचान होती है। कवि कहते हैं कि जो भी उसको पढ़ेगा वो उसे 2 शब्दों में ज़रूर याद करेगा। कवि को अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। अगला चैप्टर है पुत्र वियोग। प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। कवित्री ने अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद इसे लिखा है। यह काव्य हर उस माँ के पुत्र के लिए है जिनका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। वह कहती है कि सारे संसार में खुशियाँ छाई है, ऐसे में एक दुखी माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है। वह अपने पुत्र का हर पल ध्यान रखती थी। बेटा जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाता था तब सारे कामकाज छोड़कर वो बेटे के पास चली जाती थी। बेटे की भलाई की कामना करते हुए वो देवों को प्रणाम करती थी। उनके सामने उनके बेटे को कोई नहीं बचा सका। वे असहाय बैठी रह गई। वह पुत्र वियोग में तड़पती रही। वे अपने मन को समझा नहीं पाती। वो कहती हैं कि अगर कुछ पल के लिए उनका बेटा वापस आ जाए तो उसे समझाती कि माँ को छोड़कर ऐसे कहीं मत जा। तेरे बिना माँ के मन को समझाना बहुत कठिन है। भाई बहन पिता कुछ पल के बाद भूल सकते हैं, पर रात दिन साथ रहने वाली माँ कैसे अपने बेटों को भूल सकती है। यहाँ पे एक पत्र लिखा हुआ है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा होगा, विद्यालय पर दिनांक, उसके बाद विषय फीस माफ़ी हेतु श्रीमान या महोदय,
आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी का कार्य करते हैं, जिसके चलते उनकी कोई निश्चित आय नहीं है। हमारे परिवार में उनकी आमदनी से ही पूरे परिवार का गुजर बसर होता है। मेरे अलावा भी परिवार में 5 अन्य सदस्य हैं, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी पिताजी पर ही है। ऐसे में मेरी फीस भरने के लिए वे समर्थ नहीं है। मेरे पिछले साल बोर्ड परीक्षा में 90% अंक आए थे। साथ ही खेलकूद में भी मैं हमेशा अव्वल रहा हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे विद्यालय की फीस पूर्णतः माफ़ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपके आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पे अलग है। उसने कहा था। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। ब्रिटिश फौजी की सिख रेजिमेंट का एक जमादार लहना सिंह के अपूर्व शौर्य एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति है। यह कहानी अदम्य साहस का इस कहानी में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सजीव चित्रण किया है। 12 वर्ष की आयु में यानी किशोरावस्था में लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। उसकी भेंट एक 8 वर्षीय बालिका से एक दुकान पर होती है। वह भी अपने मामा के घर आई थी। इस बीच उनकी मुलाकात उस लड़की से प्रायः बाजार में हो जाया करता था। वह उससे पूछ बैठता था कि उसकी शादी पक्की हो गई। उत्तर में लड़की शर्माकर धत कहकर चली जाती थी। एक दिन उसके पूछने पर लड़की ने कहा कि कल एक दिन पहले उसकी सगाई हो गई है। यह सुनकर वह काफ़ी उद्विग्न हो गया। कालांतर में लहना सिंह ब्रिटिश फौजी के सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया। बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका। सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते ही वह स्तंभित हो गया। सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं उसके एकमात्र पुत्र, जो सिख रेजिमेंट्री में कार्यरत है, उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा। युद्ध क्षेत्र में लहना सिंह ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। शत्रुओं की जर्मन सेना के आक्रमण को निष्फल कर दिया एवं अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में उन्हें मार गिराया, हताहत किया, किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूबेदार को भी गोली लगी थी। डॉक्टरों की राहत टीम के आने पर वह स्वयं न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा देता है। वह आत्मसंतोष से गर्वित था। उसने सूबेदार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन को पूरी तरह पालन किया। अंततः उसका प्राणांत हो गया। अर्धनारीश्वर। दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। उसमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उनकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए वे क्षुब्ध हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वस्व पुरुष है और स्त्री। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण सीखकर वह श्रैण हो जाएगा। इस विभाजन से दिनकर दुखी हैं। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 चिंतक रविंद्रनाथ, प्रेमचंद तथा प्रसाद के चिंतन से भी दुखी हैं। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। वे नारी के पराधीनता को संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई, अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने को लेकर है। समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपभोग खूब किया। वसुंधरा भोगियों ने नारियों को आनंद की खान मानकर उसका जी भर उपयोग किया। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य में ढली 2 प्रतिमाएं हैं। जिसे भी पुरुष अपना कार्य क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी क्षेत्र है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी है जिसमें पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह
कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? वे किसकी पुत्री थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती था। वे प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? उत्तर, मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तब से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। कृषि के आविष्कार के चलते नारी घर में रहने लगी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए या देश के विकास में न्यौछावर कर दें। सभी देशों को आज़ाद करने वाला वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं, वे ही क्रांति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? उत्तर, युद्ध दो देशों के बीच हो रहा था। मानक और सिपाही अलग अलग देश से थे। दोनों अलग अलग देश के कारण एक दूसरे के दुश्मन समझे और एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंती का परिचय दें। कुंती सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, तभी उसे थोड़ा में आंका नहीं जा सकता। वह बिस्नी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वह स्वयं मुन्नी के लिए घर बार खोजने को भी तैयार है। वह बिस्नी को सांत्वना देती है। हृदय की बात का क्या अर्थ है? घनघोर कोलाहल, अशांति और कलह के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना है, जो उसे आराम देना है। मस्तिष्क व विचारों को कोलाहल से घिरा जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क के विचारों को कोलाहल से दूर करता है। भूषण ने शिवाजी को तुलना मृगराज से क्यों की है? जिस प्रकार हाथी सिंह से ज़्यादा शक्ति वाला है, भारी भरकम वजनी होते हुए भी सिंह द्वारा आखिर मारा जाता है, उसी प्रकार शिवाजी सिंह के सामने है, जो हमेशा दुश्मनों को मार गिराते हैं। यहाँ शक्ति का उतना महत्व नहीं है जितना कि सिंह की चुस्ती फुर्ती का, उसके मस्तिष्क का। अतः शिवराज जी इसी चुस्ती फुर्ती से दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए कवि ने शिवराज की तुलना मृगराज से की है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? प्यार का इशारा और क्रोध से दुधारा का कवि का तात्पर्य है कि चाहे वो यानी जनता जिस देश में निवास करती हो, उनके प्यार का इशारा यानी मानवतावादी दृष्टिकोण एक होता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। हरचरना कौन है? हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने की जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फटा सूतना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। अधिनायक कौन है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग को अधिनायक के रूप में है। उनसे राजसी ठाट बाट भड़कीले रोब-दोब उसकी पहचान है। मानक स्वयं को बहसी और जानवर से बढ़कर क्यों कहता है? मानक और दुश्मन सिपाही एक दूसरे को घायल करते हैं। मानक भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। दुश्मन सिपाही मानक को बहसी और जानवर कह के पुकारता है। मानव का पौरुष जाग उठता है तो घायल अवस्था में भी वह खड़े होकर सिपाही को मारने का प्रयास करता है, और क्रोध की स्थिति में वह स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं? बिस्नी और मुन्नी अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने को देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वो बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों को नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी को अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि
विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास है कि लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उनका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, बचपन से ही आपको ऐसा वातावरण में रहना आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो, ऐसा क्यों? उत्तर, बचपन से ही स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में रहना आवश्यक है जहां भय की गुंजाइश नहीं हो। मनचाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ऐसे वातावरण जहां स्वतंत्रता पूर्वक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझी जा सके, जिससे सच्चे जीवन का विकास संभव हो पाए। क्योंकि भयपूर्ण वातावरण मनुष्य का ह्रास कर सकता है, विकास नहीं। इसके लिए लेखक जे कृष्णमूर्ति का यह सत्य और सार्थक कथन है कि बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? उत्तर, पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच परमेश्वर का रूप होता है। प्रस्तुत पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के प्रति पूर्ण सचेत एवं सतर्क रहता है। वह निष्पक्ष न्याय करता है, उस पर संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण अवस्था रहती है तथा उसका निर्णय देव काव्य होता है। कवि यह देखकर खिन्न है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर की सार्थकता विलुप्त हो गई है। इस प्रकार से अन्याय और अनैतिकता में व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया है, पंगु बना दिया है। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है। कवि उपरोक्त कारणों से ही चिंतित है। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? उत्तर, बूढ़ा मशक वाला प्रतीक प्रयोग है। वह देश के बुद्धिजीवी वर्ग से तात्पर्य रखता है। वह वास्तविक स्थिति से अवगत है। वह कहता है कि किसी की भी जीत नहीं हुई, सेना विजयी नहीं है बल्कि हारी हुई है। इन पंक्तियों में बूढ़ा मशक वाला देश की जो भयावह स्थिति है उससे वह अवगत होते हुए सत्य के निकट है। सभी लोग जो धोखे में जी रहे हैं, लेकिन मशक वाला यथार्थ का जानकार है, इसलिए वो कहता है कि जीत न शासक का खेल है, प्रजा के साथ की नागरिक की न सेना की हुई। ये सारी बातें झूठे प्रचार तंत्र का खेल है, पर छल है, धोखा है। सबको धोखे में रखा जा रहा है और सत्य को छिपाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? उत्तर, बिटिया की समझ में चिमटा, कलछुल, कड़ाही, सड़ेसी, दरवाजे की सांकल या सिकरी, कब्जा, पेंच तथा सिटकिनी आदि में लोहा है। इसके अतिरिक्त सेफ्टी पिन, साइकिल तथा अर्गनी के तार में भी वह लोहे को पाती है। प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संख से क्यों की गई है? प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संख से की गई है कि कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत होता जा रहा है। वह नीले समान संख के समान पवित्र और उज्जवल है। नीला संख पर पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। संघ का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है, अतः यह तुलना उचित है। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होता है, उसकी आंखों का तारा होता है, वही उसका सर्वस्व होता है। यदि क्रूर नियति द्वारा वही उससे छीन लिया जाता है, अर्थात उसके बेटे को असामयिक मृत्यु हो जाती है, तब माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हुए सीता माता से वे कहते हैं कि यदि
प्रभु मेरा नाम दसा, पूछे तो बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ और उन्हीं के नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। अल्लाह प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देकर जगाया जाता है। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? जायसी को एक ही आंख थी, उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की, क्योंकि जिस तरह दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है उसी तरह कवि की आंखें हैं। कोई व्यक्ति जिस प्रकार के दर्पण में अपनी छवि साफ एवं स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। तिरिच क्या है? कहानी में किसका प्रतीक है? उत्तर, तिरिच छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है जिसे विषखापर भी कहते हैं। कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों रूढ़ियों का प्रतीक है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? डायरी मन का कूड़ा है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहता है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से समझने योग्य शब्दों में लिखता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, किसी और के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है तो उन शब्दों के लायक वह भाव ही न होते हैं। डायरी में मुक्तकाश होता है, जो सूक्ष्मता भी शब्दार्थ और भावार्थ मेल के कारण डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। आंसर, जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने बचपन के जो अनुभव प्रस्तुत किए हैं, भारतीय समाज के लिए एक चिंता का विषय है। बचपन ईश्वर का दिया हुआ एक अद्वितीय उपहार है। बचपन में बालक निश्चल एवं सरल होता है। जीवन का यह बहुमूल्य समय शिक्षा ग्रहण एवं बड़ों द्वारा लाड़ प्यार की प्राप्ति का अवसर है। ऐसे में किसी बालक को दलित अछूत समझकर प्रताड़ित करना समाज विरोधी, मानवतारोधी एवं राष्ट्र विरोधी कार्य है। लेखक के साथ उनके बचपन में जो घटनाएं घटी वे घोर निंदनीय हैं। अगर मैं उनकी जगह बालक होता तो मेरे मन में वही प्रभाव पड़ता जो लेखक के दिल और दिमाग पर पड़ा। मैं लेखक की भावनाओं का आदर करती हूँ। समाज की कुरीतियों शीघ्र दूर होने चाहिए। मानव में भेद करना ईश्वर को अपमानित करने जैसा है। अगला क्वेश्चन है, कला के लिए सिद्धांत क्या है? कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए होता है, जिसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है। इसलिए प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स की रचना का प्रचलन बढ़ा है। इसके लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि अब लंबी कविताओं को पढ़ने तथा सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। धांगड़ शब्द का क्या आशय है? धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। धांगड़ एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगड़ जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धांगड़ मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। धांगड़ों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश के सामूहिक नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या होता है? पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कांटा चुभने पर जख्म गैंग्रीन कहते हैं।
नर और नारी एक ही द्रव्य में ढली दो प्रतिमाएं हैं। कैसे? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों को बहुत सारे गुण समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। वे लेनिन का जमाना था, वह ट्रॉट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, वे कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। लेकिन उन्होंने लेनिन से सीखा था, वह यह सीखा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्ट उनको कदापि वहाँ की आज़ादी से लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास करता हो या पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो। बातचीत अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मुख बधिर हो। सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी वाक शक्ति भाषण कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसीलिए इन व्यक्तियों के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता, वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, रहने के कारण नहीं कर पाते हैं।